पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भूमि का आवंटन किस प्रकार से होता है और भूमि के आवंटन के बाद अगर किसी व्यक्ति अपात्र को भूमि के पट्टे में भाग लेना होता है तो उसके खिलाफ कैसे आप आवेदन किसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने विस्तार से जानकारी दी थी। और साथ ही बताया था कि कलेक्टर अगर किसी भूमि की जांच कर पट्टा आवंटन या फिर रद्द करता है तो उसे ही वैध माना जाएगा। अगर कलेक्टर किसी अधिकारी के माध्यम से किसी भूमि के पट्टे की जांच कराता है तो वह जांच अवैध मानी जाएगी। मैंने इस वीडियो के बारे में यानी इस आवंटन के बारे में मैंने विस्तार से समझाया था। आप चाहें तो मैंने लिंक दे रखा है, आप जाकर इस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख भी सकते हैं। और साथ ही मैंने बहुत सी वीडियो के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहे तो वहां पर जाकर किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक कर और भूमि से संबंधित सही प्रकार से जानकारी ले सकते हैं। वैसे ये मेरा मानना है कि जैसा आपको भूमि से संबंधित जानकारी या फिर समझाने का काम मैं कर देता हूं, ऐसा आपको दूसरा यूट्यूबर आपको इस प्रकार से नहीं समझाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुछ साथी मेरी वीडियो के नीचे बहुत से सवाल लिखते हैं और वो सवाल या तो ये समझ लीजिए कि मेरा इम्तिहान लेते हैं या फिर उन्हें उस सवाल के जवाब का मालूम नहीं है। तो चलिए उन सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देता हूं, क्योंकि सवाल ऐसे हैं, छोटे छोटे सवाल हैं जिससे आपके भी मन में ये सवाल उभरते होंगे शायद मेरी वीडियो देखने के बाद। आज इस वीडियो के अंदर मैं इसी प्रकार के सवालों का जवाब दूंगा जो अब तक मेरी वीडियो के नीचे किए गए हैं। उन सभी सवालों के मैं जवाब इस वीडियो के अंदर आपको देने जा रहा हूं। उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। और अब विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं कि कौन कौन से साथी क्या क्या सवाल मुझसे पूछ। साथियों, सवाल नंबर एक साथी लिखते हैं कि सिकमी जमीन का मतलब क्या होता है। आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी इस बात की जानकारी नहीं होगी कि सिकमी ज़मीन का मतलब क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिकमी ज़मीन का मतलब होता है कि ज़मीन 1 साल के लिए किराए पर देना। यानी सिकमी ज़मीन का मतलब होता है कि 1 साल के लिए अपनी भूमि को किराए पर देना और एक किसान दूसरे किसान को जमीन किराए पर देता है और उसके बदले पहले नगद रुपए लेता है और यह राशि लाखों रुपए में होती है। अभी 1 एकड़ जमीन 11,000 रुपये प्रति साल रेट के से सिकमी की जाती है, लेकिन कहीं पर 11,000 है तो कहीं पर 6,000 है, कहीं पर 4,000 है और कहीं पर 3,000 भी है। ये क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि किस भूमि के ऊपर कितनी लागत लगाकर कितनी उपज के अंदर पैदावार की जा सकती है। और अच्छी पैदावार की जाएगी तो अच्छा यानी वहाँ पर रिजल्ट निकलेगा। अब एक सवाल और एक साथी ने किया था कि भूमि सुधार कानून क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। आप लोगों को मुझसे इस प्रकार के सवालों को पूछता रहना चाहिए ताकि मैं आपको लगातार जवाब भी देता रहूं और आपको इन सवालों का पता भी चल जाए। यानी कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो देखकर रटे नहीं, बल्कि आप मेरी वीडियो देखकर समझने की कोशिश करें। सवाल नंबर 2 था, यह था कि भूमि सुधार कानून क्या है। मैं आपको बताता हूं कि भूमि सुधार लैंड जो भूमि सुधार कानून है उसके अंदर यानी कि उसके अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों और तथा प्रथाओं से परिवर्तन आते हैं। यह सरकार द्वारा आरंभ की जाती है या फिर सरकार के समर्थन से चलाई जा रही है। इसके जो मुख्यतः कृषि भूमियों के जो
पुनर्वितरण या फिर बल, इसके ऊपर बल दिया जाता है और भारतीय कृषि के सुधार लाने हेतु और भूमि सुधार नीति का अपनाया गया है। यानी इसे ही हम भूमि सुधार कानून कहते हैं या फिर इस प्रकार का भूमि सुधार कानून ये होता है। अगर आप कोई यूट्यूबर हैं या आप कोई लॉयर हैं और आपसे इस प्रकार के कोई सवाल पूछने लग जाएं, तो मेरा मानना है कि आप भी ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए आपको भारी मुशक्कत करनी पड़ेगी और आपको पता लगाना होगा कि इस प्रकार की जो भूमि होती है वह कैसी भूमि होती है, यानी कि कोकर की भूमि क्या होती है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं और मैं आपका को उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। एक साथी का सवाल है कि जमींदारा प्रथा कब खत्म हुई थी। तो आपको बताता हूं विस्तार से कि सन 1947 में जब देश आज़ाद होने के बाद सन 1950 में जमींदारी उन्मूलन कानून यानी 1950 लागू करने और भारत सरकार द्वारा जमींदारी की जो प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई। उसके बाद हालांकि कुछ राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार आदि के द्वारा 1949 में ही जमींदारी उन्मूलन का जो है बिल लागू कर दिया गया था और भारत में जमींदारा प्रथा का अंत हो गया था। यानी कि उस दौरान सन 1950 या फिर 49 के बाद जमींदारा प्रथा जो है पूरे भारत के अंदर ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर जमींदारा प्रथा ख़त्म नहीं हो पाई। एक साथी सवाल लिखते हैं कि 12 वर्ष से जिसका अवैध कब्जा ज़मीन पर है, क्या उसकी ज़मीन हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर ज़मीन का असली मालिक अपनी ज़मीन को दूसरे के कब्जे से वापस पाने के लिए नियम के समय और सीमा के अंदर कोई कदम नहीं उठाता है तो उसका मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा और उस ज़मीन पर जिसने 12 वर्षों तक कब्जा जमा रखा है उसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर यानी मालिकाना हक दे दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक अपनी भूमि के ऊपर कब्जा छुटाने के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक भूमि है और उसके ऊपर से वह 12 साल तक कब्जा हो गया है और 12 साल के अंदर वो व्यक्ति उस भूमि के ऊपर से कब्जा हटाने का कोई कार्य या फिर न्यायालय के अंदर समय सीमा के भीतर 12 साल के अंदर नहीं जाता है और 12 वर्ष पूरे निकल जाते हैं तो उस व्यक्ति को भी कानूनन तौर पर ये हक हो जाएगा कि उस भूमि का जितना मालिक पहला व्यक्ति था कानूनन उतना ही मालिक वो व्यक्ति हो जाएगा जिस व्यक्ति ने 12 साल तक उस भूमि के ऊपर यानी कब्जा कर रखा। सवाल लिखने वाले ने शायद अपने बारे में ही लिखा है और सवाल बहुत ही अच्छा किया है कि ज़मीन का 50 साला रिकॉर्ड कैसे निकालें। आपको बता दूं कि ज़मीन का 70 साल पुराना रिकॉर्ड कैसे आप निकाल सकते हैं या फिर 50 साल पुराना रिकॉर्ड आप कैसे निकाल सकते हैं। ज़मीन का 50 साल पुराना रिकॉर्ड यानी निकालने के लिए आपको राजस्व विभाग के अंदर जाना होगा, वहाँ निर्धारित प्रश्न पत्र के आवेदन देकर और रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अधिकांश राज्यों में राजस्व विभाग ने पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं किया गया है। यानी कि आप अगर 50 या 70 साल पुराना रिकॉर्ड लेना चाहते हैं तो आपको अपने राजस्व विभाग में जाना होगा और वहाँ पर एक आवेदन दाखिल करना होगा। आवेदन दाखिल करने के बाद आपको जिस भी वर्ष का रिकॉर्ड चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अब अधिकतर सभी पुराने रिकॉर्डों को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो इस मामले में पीछे हैं और अभी तक उस पुराने रिकॉर्ड को ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं। अगला सवाल एक साथी लिखता है कि ज़मीन कितने प्रकार की होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि इन छोटे छोटे सवालों से आपको और मुझे भी नॉलेज होती है और मुझे भी इस बात की जानकारी पूरी हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति को अगर मैं नहीं समझा पाया तो वीडियो देखने का उसे मेरे कोई फ़ायदा नहीं है।
तो चलिए मैं बताता हूं कि ज़मीन कितने प्रकार की होती है, यानी कि भूमि कितने प्रकार की होती है। भूमि वन भूमि, बंजर अथवा कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि के योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, अस्थायी पशुचर के लिए चारागाह भूमि, वृक्षों और झाड़ियों के अंतर्गत भूमि, चालू प्रति और अन्य प्रति। इस प्रकार से इतनी भूमियां होती हैं जिसको राजस्व विभाग ने अपना एकक कोड दिया हुआ है कि यानी कि आपकी अगर कोई भूमि इस प्रकार की भूमि है तो उसे सर्ग वर्ग श्रेणी के अंदर दर्शाया गया। पट्टेदारी व्यवस्था क्या होती है? देखिए, सवाल लिखने वाले को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि सामने वीडियो बनाने वाला कोई व्यक्ति सभी बातों को नहीं जानता होगा, लेकिन मैं फिर भी जितनी मुझे जानकारी है मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बता रहा हूं। और सिर्फ मकसद यही है कि आपको भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हो जानी चाहिए कि पट्टेदारी व्यवस्था क्या होती है। प्रति पट्टेदार एक ऐसा लेन देन होता है जिससे छोटे और छोटे जमीन के जो मालिक होते हैं एक बड़े मालिक को लीज पर जो जमीन देता है। और भारतीय पट्टेदारी में जो आमतौर पर बड़े जमींदार गरीबों को पट्टे पर जमीन देते हैं या फिर समान जो समान वर्ग और उसकी जो जातीय और उसकी स्थिति यानी उसके बीच का लेन देन होता है, इस प्रकार से जो पट्टेदारी की व्यवस्था वो होती है। सीधी सी बात है कि बड़े किसान से ऐसी भूमि को पट्टे पर लेना यानी लीज पर लेना और उसके अंदर काश्तकारी करना, ये पट्टेदारी व्यवस्था होती है। और इस से संबंधित पट्टे से संबंधित यही मामला होता है कि एक भूमि को कृषि खेती के लिए दूसरे छोटे किसान ने उसे लीज पर लिया, यानी कि ठेकेदारी पर भी इसे हम कह सकते हैं। एक साथी ने सवाल लिखा है कि ग्राम समाज की जमीन पर किसका अधिकार होता है? ग्राम समाज की जमीन पर भी सरकारी ही जमीन होती है और आपको बता दूं कि इसका स्वामित्व यानी ओनरशिप प्रदेश सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। अलबत्ता देख रेख और उसको संभालने का जिम्मा ग्राम पंचायतों का होता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ग्राम समाज की जितनी भी भूमि होती हैं ये सरकारी होते हैं और इनका देख रेख का जिम्मा वो ग्राम पंचायतों के निहित होता है। अगला सवाल कि अवैध कब्जे पर कौन सी धारा लगती है? सवाल अच्छा किया, जिसका मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा कि आपको मैं बता दूं कि आईपीसी की धारा 467, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और आपको अभी भी इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। सवाल बहुत अच्छा है कि आईपीसी की धारा 467 के तहत अगर किसी व्यक्ति ने यानी धोखाधड़ी करके, नकली दस्तावेज बनाकर या फिर संपत्ति को अपने कब्जे में करने के इरादे से मालिक को नुकसान या चोट पहुंचाना या धोखाधड़ी करता है तो उस व्यक्ति को कानून के आधार पर धारा 463 के अनुसार जालसाजी के अपराध होगा, यानी कि इसके ऊपर जालसाजी का अपराध लगता है। और आप इस से समझ सकते हैं कि अवैध कब्जे पर इस प्रकार की धाराएं लगती हैं। आबादी घोषित कैसे होती हैं? ये भी एक सवाल है कि आबादी कैसे घोषित होती हैं। साथियों, प्रदेश सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना भूमि के नहीं रहेगा। जी हाँ, इसीलिए ऐसे परिवार को चिन्हित किया जाए जिन्हें आवासीय पट्टा देना है तथा जिन गांव में आवासीय भूमि की कमी है वहां पर तहसीलदार आबादी भूमि घोषित कर प्रस्ताव कलेक्टर के कार्यालय में भेजता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको स्पष्ट बता रखा है और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उस वीडियो का लिंक भी आपको दे रखा है। आबादी की भूमि पर कब्जे का नियम क्या है? ये सवाल बहुत ही बेहतरीन क्रिटिकल सवाल है कि आबादी के कब्जे के ऊपर क्या नियम है, यानी कि आबादी की जो भूमि है उस पर कब्जे का क्या नियम है। आपको बता दूं कि नियम 157/2 के तहत यानी कि कब्जे के आधार पर पट्टे जारी करना और गांव में ऐसे परिवार जिनके पास कोई भूखंड या मकान नहीं है और उन्हें वर्ष 2003 तक कोई झोपड़ी या कच्चा मकान आबादी भूमि पर निर्माण कर लिया है,
उन्हें नियम 157/2 के तहत 300 वर्ग मीटर का भूखंड निःशुल्क कर दिया जाता है। यानी कि इस प्रकार से आबादी भूमि के ऊपर कब्जे का यही नियम होता है। एक साथी का सवाल था कि सरकारी भूमि पर अगर कब्जा कर लेते हैं तो उसकी क्या सज़ा मिलती है। यानी कि सरकारी राजस्व भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 91 के तहत जो है केस दर्ज होता है और जिससे लगान का 50 गुना जुर्माना और 3 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है। और राजस्व भूमि पर कब्जा करने की शिकायत मिलती है तो पटवारी धारा 91 में केस दर्ज करता है और उसकी सुनवाई तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार के न्यायालय में होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पट्टे की ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे होती है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यदि आप किसी भी ज़मीन को खरीदते हैं तो आप उस ज़मीन का वास्तविक मूल्य चुकाकर उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं। लेकिन पट्टे में हम केवल निर्धारित मूल्य चुकाकर समय सीमा के अनुसार ही उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि पट्टे की जो ज़मीन होती है उसकी रजिस्ट्री जो है हो सकती है और इस प्रकार से उसकी रजिस्ट्री होगी कि हम जो है उस ज़मीन को खरीदते हैं और ज़मीन खरीदने के बाद उसका वास्तविक मूल्य चुकाते हैं जो आमतौर से खरीदते हैं। लेकिन पट्टे में हम केवल निर्धारित मूल्य चुकाकर ही उसकी समय सीमा के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई पट्टे की भूमि है और उस भूमि को हम ले रहे हैं तो उसकी जो पट्टे की समय सीमा के आधार, मान लीजिए 5 वर्ष के लिए पट्टा हुआ है तो उस पट्टे को हम लीज पर ले सकते हैं और लेने के बाद जब उसकी समय सीमा पूरी हो जाएगी, ये पट्टे की रजिस्ट्री इसी प्रकार से होती है और सामान्य ज़मीन की रजिस्ट्री और प्रकार से होती है। तो हम उस पट्टे की ज़मीन को लीज पर इस प्रकार से ले सकते हैं। इस सवाल करने वाले का सिर्फ मकसद यही था कि उसे ये पूछना था कि हमारे पास एक पट्टा है जिसे हम लीज पर देना चाहते हैं तो उसकी हम कैसे रजिस्ट्री यानी कि लिखत पढ़त कैसे कराएं। सिर्फ उसका यही मकसद था, तो जो मैंने उसे उत्तर दे दिया है इस वीडियो के माध्यम से। सरकारी ज़मीन पर स्टे कैसे लाएं? आपको बता दूं कि स्टे ऑर्डर लेने के लिए भी सबूत प्रस्तुत करना होता है और आपको बता दूं कि न्यायालय में यह साबित करना होता है कि यदि किसी मकान पर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया जा रहा है तो ऐसे कब्जा अवैध है और जिस व्यक्ति ने स्टे ऑर्डर के लिए निवेदन किया है उस व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके पास पूर्व में मकान पर कब्जा है और किस नाते से उसका कब्जा था। अगर आपको किसी भूमि पर स्टे लाना है तो ये भी आपको वहाँ पर दर्शाना होगा। भूमि काश्तकार यानी कि कृषि काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल सही सवाल। देश की में जो भूमि कार्यालय के 4 मुख्य प्रणाली है। फ्री होल्ड भूमि जो निजी है और राज्य की भूमि जो संप्रदाय और लीज होल्ड पुनर्वास प्रणाली है। यानी कि इस प्रकार के जो भूमि काश्तकार हैं वह इतने प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के ही होते हैं जो मैंने आपको बताया है। क्या पट्टेदार जमीन का मालिक है? तो सुन लीजिए कि लीज होल्ड क्या है। जैसे कि मैंने अभी पहले सवाल के अंदर आपको बताया कि लीज होल्ड क्या है। लीज होल्ड के साथ आप फ्री होल्ड के साथ अपनी लीज एग्रीमेंट की जो अवधि के लिए संपत्ति लीज होल्ड शर्तों के अधीन के मालिक हैं। यह पट्टा समाप्त हो जाता है तो स्वामित्व मुक्तधार और वापस आ जाता है जब तक कि आप पट्टे का विस्तार नहीं कर सकते। यानी कि वो पट्टा लीज पर सरकार देती है और जब उसकी समय सीमा पूरी हो जाती है तो उस पट्टे का जो मालिक होता है तो उसकी ग्राम पंचायत, जैसे कि पहले सवाल में बताया था कि उस पट्टे की जो जिम्मेवारी वो ग्राम पंचायत को चली जाती है, यानी सरकार को चली जाती है। बशर्ता अगर उसे मालिकाना हक मिल जाता है तो वो भूमि उसी के पास ही रहती है। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत से सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। हो सकता है कि आपको इससे भी अच्छी जानकारी मैं अगली वीडियो के अंदर दूं।
आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली बार मैं शुगर मिल्स के ऊपर ही वीडियो बनाने जा रहा हूं कि कब ये शुगर मिल्स किसानों की भूमि से जो गन्ना उगाया जाता है उसे लेकर, यानी कि चीनी मिल्स मालिक उस गन्ने को खरीदते हैं और उसके बाद चीनी पूरे देश के अंदर यानी निर्यात होती है और विदेशों को भी निर्यात होती है। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। बहुत जल्द मैं सभी मिल मालिक के जो मिल के जो कर्मचारी हैं या फिर उसके जो अध्यक्ष हैं उनसे विस्तार से बात करूंगा और जानकारी लूँगा किसानों से संबंधित। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा।